With the name of Allah Almighty, the most gracious, the most merciful. Dear student, friend, follower, we're going to discuss about two assignments, and here we'll learn mingling of comic, tragic element in drama. ड्रामा के अंदर आप जब मिंगल करते हैं, मिंगल का मतलब होता है मिक्स करते हैं कॉमिक और ट्रेजिक एलिमेंट को। अगर आप मिक्स करते हैं तो अकॉर्डिंग टू फिलिप सिडनी इट लुक्स रिडिकुलस बिकॉज इट लॉस्ट इट्स पर्पस, because your main end to show tragedy, but whenever you are showing tragedy and you are infusing and you are incorporating or mixing some element or mingling some element, they are ridiculous, they are follies, they are comedians. So your overall, your poetry, your tragedy, it loses its importance. So how you're going to get importance? You should, if you're showing tragedy, it should look like tragedy. If you are writing comedy, it should look like comedy. तो फिलिप सिडनी का मानना है कि अगर आप ट्रेजेडी लिख रहे हैं तो उसे ट्रेजेडी लगना चाहिए, अगर आप कॉमेडी लिख रहे हैं तो उसको कॉमेडी लगना चाहिए। कॉमेडी ट्रेजेडी का जो मिक्सचर है वो कहता है नहीं देना चाहिए। अगर बहुत ज्यादा जरूरत हो तो उसने कुछ रोमन ग्रीक्स जो पुराने राइटर्स हैं उनका हवाला देते हुए कहा इन तीनों राइटर्स ने यूज तो किया है, लेकिन बेटर यही है कि जो पर्पस आप एंड के लिए लिख रहे हैं वही शो करें और उसे डोमिनेट करते रहें। ये आपकी एक असाइनमेंट है, ये हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन इसके पॉइंट। दूसरी, पिछली असाइनमेंट जो मैंने कल आपको सेंड किया था लेक्चर, अब उसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है तो वो पहले मुझे बताए कि सर मैंने ये आपका लेक्चर सुना, मुझे यहाँ से समझ नहीं आई। कल का लेक्चर अगर मेरा किसी ने गौर से सुना है तो मुझे उम्मीद है, क्योंकि वो मैं अपना लेक्चर, जो पुराने लेक्चर होते हैं मैं खुद अपने लेक्चर सुनता हूँ, मुझे तो वो बहुत अच्छा लगा। आप मुझे बताएं कि कहाँ पे आपको कोई प्रॉब्लम लगा हो तो मुझे बताइए। कल वाला जो लेक्चर अगर मेरा आपने सुना है जो मैंने अपलोड किया। अस्सलाम वालेकुम सर। सर वो है बहुत अच्छा था, हमें उसकी एक एक चीज की समझ आई थी, आपने जो भी कॉन्सेप्ट्स दिए थे और आई बेटर अंडरस्टैंड। बट ये था कि वो जो सुपीरियरिटी ऑफ पोएट्री उसके अबाउट आपने जो कहा था ना, मेरी बात नहीं, मेरी बात है इस वक्त बिलीव मी मुझे नहीं पता चल रहा कि आप कौन बात कर रही हैं, तो पता होना चाहिए ना, टीचर को पता होना चाहिए। मैं पढ़ा रहा हूँ ब्लाइंडली, तो मैं इसलिए कहता हूँ कि मुझे सामने ये ना हमारे पास एक फैसिलिटी है ऑनलाइन, सारी यूनिवर्सिटी ऐसे पढ़ा रही है, तो मुझे सामने नजर आए ना, मैं भी आपको नजर आऊं कि इस तरह मुझे पता चले कि मुझसे बात कौन कर रहा है, मैं आपको बेटर वे से गाइड। तो सुबह से हमारी जो क्लास होगी ना उसमें आप लोग मुझे सामने नजर आएंगे यहाँ पे क्लास की तरह। तो मुझे पहले तो इंट्रोड्यूस करवाएं कि आप कौन बात कर रही हैं। सर मैं शकीला बात कर रही हूँ। हाँ जी शकीला, मोस्ट वेलकम, बोलिए। मैंने इसको अच्छे तरीके से सुना था आपके लेक्चर को, और जिसमें आपने जो पॉइंट ऑफ व्यू समझाया था ना वो अच्छे तरीके से मुझे समझ आ गई थी। बट जो क्वेश्चन आपने ये कहा था असाइनमेंट सुपीरियरिटी ऑफ पोएट्री ओवर फिलॉसफी एंड हिस्ट्री, इस क्वेश्चन की समझ नहीं थी आई, वो दोनों चीजें मिक्स हो गई थी ना, कॉमिक एंड ट्रेजिक एलिमेंट्स, और ये जो फिलॉसफी एंड हिस्ट्री था अलग अलग से सही तरह से नहीं समझ आई। आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मैंने नोट कर लिया, मैं आपको इसका आंसर दूंगा। और बताइएगा और किसको क्या क्या प्रॉब्लम आई, वो अपनी प्रॉब्लम। आपको ये पता नहीं चला, आपका थोड़ा सा कंसेप्ट जो है वो मिंगल हो गया था कि आपको ये नहीं पता चला कि हिस्ट्री और जो फिलॉसफी है वो कैसे बेटर है पोएट्री से। ये नहीं सर, मतलब टोटली एक चीज की टोटली एक्सप्लेनेशन नहीं पता चली ना, वो दोनों मिक्स आपने कॉन्सेप्ट दिए थे, ये समझ आ गई है, लेकिन जो एक टोटल क्वेश्चन था ना वो हमें एग्जांपल के साथ विद एग्जांपल्स ये नहीं समझ आई, वो उन दोनों को हम कह रहे थे कि अलग अलग करके हमें प्रिपेयर करवा दें। हिस्ट्री और फिलॉसफी जो है उसको पोएट्री के साथ, क्योंकि उसने वन बाय वन कंपेयर किया हुआ है इन दोनों के साथ, इवन के उसने जो ओवरऑल मैंने तो उसको पढ़ा हुआ है ना उसमें तो वो साइंस को भी साथ कंपेयर करता है, तो साइंस जो है वो भी क्लियर, आप साइंस को भी साथ एक्सप्लेन कर दीजिएगा आपका और मजीद मैं ये बता देता हूँ। सर कल के लेक्चर में कोई इशू नहीं था, अच्छा था। वही जो मेरा इशू था ना वो आज डिस्कस होने जा रहे हैं कि हमने पहले एक क्वेश्चन, दो असाइनमेंट्स है, पहले एक डिस्कस होगी फिर बाद में दूसरी होगी, तो वो फिर इशू खत्म हो जाएगा इंशाल्लाह। हाँ जी, अब दूसरा किसी का जिसको समझ नहीं आई। अस्सलाम वालेकुम सर। हाँ जी Serish, kindly tell me what's your problem? यस सर, आपने फर्स्ट जो आपने जो लिंक सेंड किया था वो जो लेक्चर था 15 मिनट्स, वो मिंगलिंग ऑफ एलिमेंट्स था, तो आपने वो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था, लेकिन आपने हमें बताया था कि आज हम लेक्चर लेंगे सुपीरियरिटी ऑफ पोएट्री ओवर फिलॉसफी एंड हिस्ट्री।
तो वो सिर्फ 10 मिनट्स या 30 मिनट्स से उसको थे। तो किसमें? सिर्फ यही प्रॉब्लम हो रही थी कि जो आपने टॉपिक बताया था वो बहुत थोड़ा सा आपने एक्सप्लेन किया था, मुझे सिर्फ यही मसला हुआ, बाकी दोनों टॉपिक्स आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किए। अच्छा, यानी आपको समझ आई थी? यस सर। ठीक है, चलिए जी, वेरी नाइस। और कोई और स्टूडेंट वो भी अपने व्यू जो है शेयर करे कल के लेक्चर के बारे में, जहां जहां प्रॉब्लम है वो मैं दोबारा डिस्कस करूंगा। और मैं फिर उसके बाद दूसरी असाइनमेंट, आज आपको एक और असाइनमेंट था, मिंगलिंग ऑफ कॉमिक एंड ट्रेजिक एलिमेंट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन। इसको बोलिए किसी और को प्रॉब्लम हो इसी के अंदर, सुपीरियरिटी ऑफ पोएट्री ओवर फिलॉसफी, वो पॉइंट मुझे बता दें, मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। मुझे पता है इसके अंदर, क्योंकि उसने ग्रीक राइटर्स को पढ़ा है, तो रोमन ग्रीक्स जो हैं, पुराने राइटर, एंशियंट राइटर, उनके नाम आते हैं वो बड़े मुश्किल हैं, तो मैं आपको सारे पढ़ा देता हूँ। आई विल टेल यू हाउ टू प्रोनाउंस देम, एवरीथिंग विल बी क्लियर। हाँ जी, बताएं किसी और को प्रॉब्लम हो, फौजिया को हो, साइमा को हो, ईमान अली जो हैं उनको हो, बताएं। अच्छा, बाकी सब सर मेरे साथ तो सेम वो शकीला वाला ही प्रॉब्लम आया था कि ये सारे क्वेश्चन ना इकट्ठे मिंगल हो गए थे, तो कुछ सब मतलब सब कुछ गड़बड़ हो गई थी, तो प्रॉपर सेटअप नहीं हो रहा था कि कौन सा चीज किस में मतलब इजीली हम ऐड कर सकते हैं, क्वेश्चन में क्या चीज ऐड कर पाएंगे। इसीलिए मैंने आपको उसी टाइम मैसेज कर दिया था कि मुझे क्लियर नहीं हो पाया, काफी शॉर्ट था वो आपका रिकॉर्डिंग। शॉर्ट थी, ठीक है। तो ये इशू हो गया कि वो डेफिनेटली थोड़ा सा शॉर्ट था, मैंने बस एक बनाया हुआ था शॉर्ट सा लेक्चर। तो एक आपका इशू जो है कि आपको ज़्यादा आइडियाज चाहिए, वो भी मिल जाएंगे। और कोई स्टूडेंट, कोई और किसी का मतलब एक्सटेंशन की जरूरत है तो टाइम आपको। तो जी, आपने सुना था कल का लेक्चर, हैव यू हर्ड योर? सर कुछ सब कुछ ठीक, बस वही सिंपल के मिंगल हो गया था, ठीक है, वो इसलिए जरा समझ नहीं, ये दूसरा राइटर्स के नाम बहुत मुश्किल हैं, तो बस ये दो चीजें। अभी आप जो ये स्टूडेंट्स तीनों ने जो क्वेश्चंस किए ना, आप इसके ऊपर ये एक्सप्लेनेशन देते हैं तो इंशाल्लाह ये क्लियर हो जाएगा। Okay, that's nice. अच्छा जी, पहला क्वेश्चन ये है कि हिस्ट्री और फिलॉसफी और ये सारी चीज़ें मिंगल हो गई हैं, कि हिस्ट्री जो है वो किस तरह से, हिस्ट्री से वो कैसे ज़्यादा सुपीरियर है, ये कैसे पता चलेगा। हिस्ट्री बेसिकली हमें बताती है कि जो फैक्ट्स हैं, जो क्रॉनिकल्स है, राइटर है या जो क्रॉनिकल्स होता है, जो राइटर होता है हिस्टोरियन, वो क्या करता है, हमें क्रॉनिकल्स बताता है कि व्हाट हैपेंड इन द पास्ट एंड एज इट इज, वो आपको बता देता है। उसके थ्रू कोई लेसन तो नहीं मिलता, लेकिन मैंने बताया था कि पोइट्री जो है वो आइडियल एक पोइटिक ट्रूथ अपने अंदर रखती है, वो उसके अंदर एक पावर है कि वो एक गोल्डन वर्ड बना लेती है। जैसे पोएट आप यहाँ पे रेफर करेंगे कि पोएट चूंकि मेकर होता है, क्रिएटर होता है, प्रोड्यूसर होता है, प्लस उसको रोमन ग्रीक्स जैसे उसे प्रॉफिट कहते हैं, ग्रीक्स जो है उसे मेकर कहते हैं, रोमन उसे प्रॉफिट कहते हैं, वेट्स कहते हैं, WATS, वेट्स, ठीक है। तो पोएट चूंकि एक क्रिएटर होता है, तो उसने क्या बनाना होता है कि आइडियल सिचुएशन, उसने जस्ट कॉपी नहीं करना होता, उसने ये बताना होता है कि कैसे आइडियल सिचुएशन होती है। लेकिन हिस्टोरियन जैसी चीज है वैसी आपको दिखा देगा, ठीक है। और फिर हमने वन बाय वन देखा कि कितना झूठ कौन बोल सकता है, ये जो हमने उसको प्रीवियसली हमने उसको देख लिया था कि पोएट चूंकि क्लेम ही नहीं करता कि वो सच बोल रहा है, तो इसलिए उसको हम झूठा नहीं कह सकते, लॉयर नहीं कह सकते। यहाँ पे कुछ रेफरेंस उसने, फिर उसके बाद फिलॉसफी एक अब्स्ट्रैक्ट नॉलेज होता है। फिलॉसफी आपको क्या बताता है कि व्हाट इज ट्रूथ। फिलॉसफी का मतलब क्या होता है, फिलॉसफी मीन लवर ऑफ, एक फिलॉसफर का मतलब होता है लवर ऑफ विजडम, जो विजडम से प्यार करता है, जो विजडम गेन करता है, विजडम सीखता है, हर चीज को डीकंस्ट्रक्ट करके उसको। फिलॉसफर को आप कहेंगे ना ये पेंसिल है, तो वो आपको इस पेंसिल पे बिलीव नहीं कर लेगा कि ये पेंसिल है। अगर आप देखें, जब मैं अक्सर आपको मिसाल देता हूँ, ये एक फिलॉसफर है कांट, जर्मन फिलॉसफर है, उसने किस चीज के ऊपर वर्क किया, उसने वर्क किया, कहता है कि आपका नॉलेज जो है ना, वो भी ये डिटरमाइन नहीं करता कि आप कितने अच्छे हो। उसने कहा कि जो आपकी इंटेंशन है ना, वो कहता है कि आपके पास मजहब या आपके पास, कांट कहता है कोई भी नॉलेज है, किस तरह का इंपेरिकल नॉलेज है, प्रैक्टिकल नॉलेज है, आपके पास फिलॉसफी, हिस्ट्री या जो भी है, वो आपकी ये डिटरमाइन नहीं करता कि टू व्हाट एक्सटेंट यू आर गुड। द रियल थिंग is that whether you are willing to do goodness or not. willing to do goodness और चीज है,
और ये इस तरह की बातें जब हम उनको फिलासफर को पढ़ते हैं तो बंदा दंग रह जाता है कि यार इसने बात कैसे कर। तो वो हमेशा, क्योंकि विजडम का लवर होता है। प्लेटो देखें आपको विजडम कैसे सिखाता है, वो कहता है जी इंसान जो है बिल्कुल एक केव जो है ना, उसने केव थ्योरी दी, कहता है कि इंसान एक फिलासफर बनने के लिए आपको ऐसे सोचना पड़ेगा। उसने केव थ्योरी दी कि कुछ बंदे केव के अंदर बंद हैं और उनको पीछे से कहता है लाइट जल रही है और वैसे कुछ पुतले जो हैं ऊपर उसके किए हुए हैं और उसके इमेजेस उनकी दीवार पे पड़ रहे हैं जो गार के अंदर बंद है। वो ये समझे हुए हैं कि ये दुनिया जो सामने इमेजेस नजर आ रहे हैं ये रियलिटी है, ठीक है। लेकिन उसकी रियलिटी तो पीछे इमेज जो ऊपर किए हुए हैं ना वहां है ना। तो कहता है एक बंदा बाहर आके देखता है, वो कहता है ये सूरज भी है, ये ऊपर भी है, ये इमेजेस यहाँ पे लटकाए हुए हैं, इन इमेज का अक्स आ रहा है और हम इन अक्स को दुनिया समझ रहे हैं, रियलिटी समझ रहे हैं। उसी तरह उसने कहा कि एक फिलासफर बनने के लिए आपको बाहर आना पड़ेगा, एक अजीम इंसान बनना पड़ेगा, गेन करना पड़ेगा, प्रैक्टिकल, एम्पेरिकल और फिलोसॉफिकल नॉलेज हासिल करना पड़ेगा, और एक अच्छे लीडर को फिलासफर होना चाहिए उसने कहा। लेकिन अरिस्टोटल ने कहा कि जिस दुनिया में हम रह रहे हैं यही रियलिटी है, और उसने रियलिज्म का फलसफा दिया और वो हमने चीजें देखी। तो फिलासफर क्या आपको विजडम सिखा देगा, व्हाट इज गुड, व्हाट इज ट्रूथ, यानी कोई एक स्पेसिफिक चीज बता देगा, या फिलासफर आपको क्या बता देगा कि गॉड क्या है, ठीक है, ट्रूथ क्या है, खुशी क्या है, हैप्पीनेस क्या है। जैसे सुकरात ये पूछता था कि आप कहाँ से आ रहे हो, कोई इंसान आ रहा होता उसके सामने तो उसने उससे पूछना कहाँ से आ रहे हो, उसने कहा जी मैं अपने पेरेंट्स की खिदमत करके आ रहा हूँ। पेरेंट्स की खिदमत करके क्या मिलता है, सुकरात ने कहा। उसने जवाब दिया आगे से खुशी मिलती है। कहता खुशी का मतलब भी पता है कि क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द हैप्पीनेस। वो कहता है मुझे नहीं पता, आप बता दीजिए। कहता मुझे भी नहीं पता, चलो हम दोनों एनालाइज करते हैं। ओनली थिंग आई नो नथिंग, सुकरात ने कहा। तो वो लोगों को कैसे सोचने पे मजबूर करता, इसलिए उसके मेथड को कहा गया सोक्रेटिक मेथड, ठीक है। यानी वो आपको कोई खास चीज बताएगा, लेकिन पोएट जो है वो एक आइडियल वर्ड बना के आपको दिखा देगा, उसका नॉलेज फिलासफर का एक्सक्यूज मी सर, परफेक्ट है। जी बोलिए। सर सुकरात ने, आप कह रहे हैं कि कौन सा मेथड था जिसने सोचने पर मजबूर किया? सोक्रेटिक मेथड वो यूज करता था। सोक्रेटिक मेथड ये था कि सेल्फ एनालाइज। सुकराटिक सोक्रेटिक मेथड सोक्रेट SOCRATIC मेथड, सोक्रेटिक मेथड उसे कहते हैं। मेथड इज टू सेल्फ एनालाइज। ये मेथड है सेल्फ एनालिसिस। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ बैठा हूँ, भाई मैं आपको क्यों पढ़ा रहा हूँ, मुझे क्या फायदा है आपको पढ़ाने का, जब मैं सोच ही नहीं रहा, बस ऐसे पढ़ाने जा रहा हूँ। भाई मेरे माइंड में ये भी है कि मैं आप लोगों से फायदा हासिल करूँ, मुझे फी मिलेगी, ये भी एक है। मैं यार इनको अगर पढ़ा रहा हूँ तो ये मेरे बच्चे जो है कल को क्या अफसर बन जाएंगे, कोई जॉब हासिल कर लेंगे, कहीं आगे पढ़ाएंगे, दूसरे लोगों के माइंड डेवलप करेंगे, फिर ये मेरे मुल्क की खिदमत करेंगे। अब ये है एनालिसिस करना कि जो काम आप कर रहे हैं, वो कहते हैं जी बुतों की पूजा कर रहे हैं आप लोग। ये भी सुकरात उनसे पूछता था। ये गॉड और गॉडसेस तो आप खुद लड़ते हैं, ये गॉड और गॉडसेस अगर आप लड़ रहे हैं आपस में और ये बिल्कुल उसी तरह के काम करते हैं जैसे ह्यूमन बीइंग करते हैं, तो फिर ये गॉड कैसे हो सकते हैं। चलो सोचो, हाँ चलो लेट्स थिंक ओवर इट, सेल्फ एनालाइज। तो वो उससे पूछते जी आप बता दें कुछ, वो कहता जी मैं तो कुछ जानता ही नहीं हूँ, मैं तो खुद सेल्फ एनालिसिस करता हूँ, आप भी करें अपना, ताकि पता चले कि जो हम कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं। सुकरात बहुत छोटा था तो उसका जो बाप था संगतराज था, वो क्या करता ऐसे मारता थोड़ा और उसके बाद उससे मूर्ति निकाल देता। तो उसने कहा, आप गौर से सुनिएगा इसकी बात, उसकी माँ जो थी वो दाई थी, जैसे दाई होती है ना बच्चों की पैदाइश में मदद देती। तो वो कहता है कि उसके वो वालिद से पूछता है ऐसे जैसे बच्चा जैसे बैठा होता है, तो वो अपने वालिद से पूछता है भाई आप ये मूर्ति कैसे बना लेते हैं। कहता है जी मैं जो चीज बनानी होती है ना, उसका वालिद कहता है मैं देखता हूँ कि इस पत्थर के अंदर वो छुपी हुई है, मैंने बाहर निकाला। अब एक उसकी माइंड में आ गई बात कि चीज रियलिटी कहीं छुपी होती है, हमने उसे खोजना है। देखें वो कैसे क्वेश्चन करता है। दूसरा क्वेश्चन उसने अपनी मदर से किया कि आप क्या करती हैं, तो वो आगे से कहती है मैं बच्चे को दुनिया में लाने में उसकी मदद करती हूँ। अब दोनों से वो एक आइडिया निकालता है कि सच्चाई हमेशा कहीं ना कहीं छुपी होती है, हमने उसे खोज के निकालना है, एनालिसिस करके निकालना। ये उसकी ये बुनियाद बना था उसकी इल्म हासिल करने का। एक तो वो पत्थर को देखना, एक वो हलीम जैसे वो दाई है
जैसे एक दाई है ना, तो दाई बच्चे को क्या उसकी हेल्प और सर इधर वो कोट है। तो ये दो उसने मेथड बनाए। उसने कहा कि सच्चाई हमेशा छुपी होती है, हमने उसे कोई खोज के निकाला। तो अब यहाँ पे जरा आप करंट की बुक पे आ जाएं। ये कुछ मेन कुछ अल्फाज कुछ हैं मुश्किल, वो मैं आपको बता दूंगा। अब जरा आपके सामने एक स्क्रीन नजर आ रही है, इस पे देखें, थोड़ा सा मैं इंट्रोडक्शन फिर करवा दूं। कौन है? तो मरियम, मरियम यू आर लेट और व्हाट हैपेंड टू यू? काइंडली कम इन टाइम सो दैट वी लर्न मैक्सिमम। सर फिलिप सिडनी जो है 1557 में पैदा हुए इंग्लैंड के अंदर, और 1586 में एक वार के अंदर एक डेथ होती है। दो कंट्री के दरमियान, स्पेन और स्पेनिश आर्मी और नीदरलैंड की आर्मी आपस में लड़ रही है, और क्वीन एलिजाबेथ वन के ऑर्डर के अंदर ये जाता है वहां पे उनकी हेल्प करने के लिए, और इवन के अपने आर्मर और जो भी शील्ड्स पहनी होती है उतार देता है, क्योंकि सोल्जर के पास भी नहीं होती, और इवन वहां पे जख्मी होता है, और अल्टीमेटली वहां पे इसकी डेथ होती है। Round about 30 year उम्र पाई है फिलिप सिडनी। First of the great English poet, he wrote an apology for poetry in response to the Stephen Gosson's School of Abuse, जो उसका वर्क था उसका उसने आंसर दिया। हमारे कोर्स में यही है कि हम बस उसका जो आंसर है वही हमने डिस्कस करने हैं। न्यू क्लासिकल राइटर है, सोल्जर है, कोर्टियर है, और एलिजाबेथ वन के दौर को इसने देखा है। नाम है फिलिप सिडनी, सर फिलिप सिडनी, जैसे सर फ्रांसिस बेकन था। An apology for the poetry, defense of the poesy, apology for poetry को defense of the poesy भी कहते हैं, poesy को poetry कहते हैं, old word ये word है। critical essay written at 1579 में इसको लिखा गया, और 1595 को इसको पब्लिश किया गया। This was written not only to defend poetry from what Stephen Gosson say, but also to generally defend the poetry to everyone, because उस वक्त poetry बहुत बदनाम हो चुकी थी। लोग जो है उसे पैशनेट करने के लिए, लोगों को अपनी महबूबा को इंस्पायर करने के लिए, ठीक है, रॉन्ग मैसेज देने के लिए, बुरा बताने के लिए, किसी को सेक्सुअल मैसेज देने के लिए। आप देखेंगे कुछ पोइट्री जो है वो बड़ी लस्टी अंदाज में लिखी होती है, बड़ी पैशनेट करने के लिए लोगों को लिखी होती है, तो उसको रॉन्ग वे से लोग ले रहे थे। तो उसने कहा कि जनरल एक तो आंसर हो जाएगा। एक चूंकि वो एक प्योरिटन था, प्योरिटन का आपको पता है कि एक्सट्रीम बिलीवर होते हैं क्रिश्चियनिटी के, लेस स्लीप, लेस ईट, लेस movies, less entertainment, less enjoyment. We are sinner and we are here to remove and purify ourselves. We are not here to enjoy and for lusty work or for enjoyment and entertainment. Rather, we are here to purify ourselves. Puritan का ये belief है। तो एक प्योरिटन लिखता है उनके खिलाफ, पोइट्री के खिलाफ, तो उसने कहा कि एक जनरल आंसर हो जाएगा। तो मैं एक जनरल आंसर दूंगा, साहब को मिल जाए ताकि सारे लोग जो हैं वो जान लें कि पोइट्री बुरी नहीं है। Classical history found the text fueled in urge to establish a wider scope of knowledge presented by Sir Philip Sidney in the text. This text is vital in the field of literary criticism, and break down the factor affecting make of this text would be as well help in understanding the content of the text. Criticism का मतलब क्या होता है? एक क्रिटिक जो है जब तक किसी बुक के ऊपर कमेंट नहीं करता, क्रिटिक ये नहीं है कि मिसाल के तौर पर मैं आप में से किसी के खिलाफ हूं तो क्रिटिसाइज कर दूं, यार बुरा इंसान। उसने कहा कि क्रिटिक ऐसे मैथ्यू आर्नल्ड हो, ड्राइडन हो या जॉनसन हो, जितने भी बड़े बड़े क्रिटिक्स हैं, वो कहते हैं कि क्रिटिसिज्म ऐसा होना चाहिए कि वो बिल्कुल अनबायस्ड हो, वो बायस ना हो कि किसी के आप खिलाफ है उसके खिलाफ कमेंट दे दें। सो द आर्ट ऑफ evaluating, commenting पीस ऑफ आर्ट, किसी पीस ऑफ आर्ट को जो एवेल्युएशन है उसकी, या उसके ऊपर जो कमेंट करते हैं आप, वो उसकी पीस ऑफ लिटरेचर और आर्ट की एवेल्युएशन होनी चाहिए, ना कि किसी पोएट की। आपने पोएट्री पे नजर रखनी है, पोएट पे नहीं रखनी कि वो शराब पीता है, वो क्या करता है। लेट हिम असाइड, you have to evaluate his work, not poet. Your poetry ultimately on your criticism should be on poetry, not on poet. तो आपका क्रिटिसिज्म किसके ऊपर होना चाहिए? पोएट के ऊपर होना चाहिए। इसने डिक्शन कौन सा यूज किया है, इसकी टोन क्या है, और एक जब हम किसी पोएम को करते हैं वैल्यूएट, क्रिटिसाइज करते हैं, क्या देखते हैं उसमें, उसको क्रिटिकल एप्रिसिएशन देखते हैं, इसकी फिगर ऑफ स्पीच क्या है, डिक्शन क्या है, टोन कौन सी है, मेटाफर्स यूज की हैं, सिमिली यूज की हैं, और इसने क्या क्या इसके अंदर डेविएशन की है।
पोएट ने कहाँ कहाँ डिविएशन किया है भाई, वो निकाल के एक क्रिटिक जो है आपको बताता है कि भाई यहाँ पे डिविएट, यहाँ पे उसने एस जो है वो ज्यादा लगा दिया है, और क्या एम्फेसिस, फॉरग्राउंडिंग कहाँ पे यूज की, पैरेललिज्म कहाँ पे यूज की है, हाइपरबोली कहाँ पे इसने इस्तेमाल की, ठीक है। ये सारी डिवाइसेस हैं, हाइपरबोली, फॉरग्राउंडिंग। सर जी आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही, कुछ भी समझ नहीं आ रहा। ये आपको नहीं आ रहा या दूसरों को भी नहीं आ रहा? काइंडली दूसरे भी बताइएगा। अगर तो दूसरों को नहीं आ रही वॉइस तो इसका मतलब है इनके माइक में मसला है। दूसरे काइंडली जल्दी से मुझे बताएं कि मेरी वॉइस में क्लियर 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 आ रही है। क्लियर आ रही आ रही है सर। क्लियर आ रही है, चौथा क्लियर आ रही है। तो वॉइस क्लियर है, आपका जो माइक है ना उसमें मसला है, आप उसको जरा हिलाएं, दोबारा से उसको एडजस्ट करें, एवरीथिंग विल बी ओके। मैं आपको बता रहा हूं कि पोएट जो है वो क्या यूज करता है, फॉरग्राउंडिंग यूज करता है, पैरेललिज्म यूज करता है। फॉरग्राउंडिंग ये होता है कि जहां पे एस आना है वो क्या करेगा, वहां पे वो स्मॉल लगा देगा, यानी जहां पे कैपिटल लगाने की जरूरत है वहां पे वो स्मॉल लेटर इस्तेमाल कर देगा। फॉरग्राउंडिंग, वो उसको थोड़ा सा नुमाया करने, फॉरग्राउंडिंग का मतलब लिखें नुमाया करना, नुमाया करता है पोएट। जैसे टाइगर, TIGER टाइगर है तो वो TYGER कर देगा टाइगर, जैसे विलियम ब्लेक कर देगा। तो ये फॉरग्राउंडिंग है कि आप क्या। फिर पैरेललिज्म क्या होता है, पैरेललिज्म होता है कि आप वो चीज को मिड से उसको लिंक नहीं करता, उसका जो चीजों का लिंक, चाहे वो साउंड लेवल पे हो, जैसे अगर दो चीजें आ रही हैं तो आगे जो है वो अगर आर आना है तो वो इज लगा देगा, वो उसकी ना मीन्स से उसके साथ उसकी लिंक अच्छा नहीं बनाता, उसे कहते हैं पैरेललिज्म के अंदर मसला। तो वो सम टाइम पैरेललिज्म की डेविएशन कर लेता है, फॉरग्राउंडिंग की कर लेता है, मेटाफर कहीं यूज कर लेता है, सिमिली कहीं यूज कर लेता है। ये सारी चीजें जो पोएट जो यूज करते हैं और उनके पास पोएटिक लेसन्स होता है, नुमाया करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। हिस्टोरिकल बायोग्राफिकल क्रिटिसिज्म, एन अपॉलजी इनकॉर्पोरेटेड मोस्ट ऑफ हिज आइडिया फ्रॉम द, यानी अपॉलजी के अंदर उसने कहाँ से आइडियाज लिए हैं, प्लेटो से, अरिस्टोटल से, होरेस से, ये सारे क्रिटिक, यानी ये सारे क्या हैं, ये क्रिटिक्स हैं, और इनसे वो आइडियाज लेता है और उनके आइडियाज को मजीद रिफाइन करके पेश करता है। अब मैंने आज पढ़ाया एगमेमनॉन बाय एस्किलस। एगमेमनॉन का जो वर्क है वो मॉर्निंग बीकम इलेक्ट्रा में उसको इंटरप्रेट करके किसने पेश किया है, यूजीन ओनील। यानी एगमेमनॉन एस्किलस ने लिखा था, वहां पे क्लैटेमनेस्ट्रा जो है वो एगमेमनॉन की क्या है, उसकी वाइफ है, और वो 10 साल की जंग के बाद वापस आ रहा है और वहां से अपनी एक कैसेंड्रा और एक अपनी यानी एक कंकुबाइन भी साथ लाया है, और क्लैटेमनेस्ट्रा जो है वो उसके कजन के साथ उसने सेक्सुअल रिलेशन बना लिए हैं और एगमेमनॉन को वो मार देती है। अब जरा आ जाएं इसी वर्क को उठाएं और ये वर्क जरा हम इम्प्लीमेंट करते हैं मॉर्निंग बीकम इलेक्ट्रा। मॉर्निंग बीकम इलेक्ट्रा में यूजीन ओनील ने ये सोचा कि लोग अब मॉडर्न हो गए, 10 साल की तो जंग कहीं भी नहीं होती कि इतनी दूर चले जाएं लोग लड़ने के लिए, और पीछे से जो उसकी बेटी कहीं सेट हो जाए, बेटा कहीं चला जाए, बीवी उसको मुंह ना लगाए। तो अब तो ऐसा नहीं होता, उसने उसको थोड़ा सा पॉलिश करके एगमेमनॉन के वर्क को उसने उसको बना दिया मॉर्निंग बीकम इलेक्ट्रा। उसमें कुछ उसने एडिपस कॉम्प्लेक्स ले लिया, इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स ले लिया, सेगमेंट फ्राइड की थ्योरी यूज कर ली, और कुछ उसने वो एस्किलस का वर्क ले लिया और कैसे आपके सामने पॉलिश करके पेश कर दिया, आपको वो न्यू वर्क लगता है। तो अक्सर राइटर जो है, मैं चूंकि पुराने राइटर्स को पढ़ता रहता हूँ, मैंने स्टोइसिज्म की फिलॉसफी को पढ़ा, सिनिसिज्म को पढ़ा, ठीक है, प्लेटो को पढ़ा, और उसके बाद प्री सोक्रेटिक पीरियड को, बिफोर सोक्रेटिक पीरियड, आफ्टर सोक्रेटिक पीरियड, ड्यूरिंग सोक्रेटिक पीरियड के राइटर्स को पढ़ा। तो मैं क्या देखता हूँ कि जितनी भी मैं नई किताबें पढ़ता हूँ, जैसे रिच डैड एंड पुअर डैड, ठीक है, या एकर्ट टोले के वर्क को पढ़ता हूँ, या मैं उसको नेपोलियन हिल के वर्क को पढ़ता हूँ, जो मॉडर्न राइटर हैं जिन्होंने लिखा है, तो वो सारे मैं देखता हूँ वो फिलॉसफी वहां से उठाई होती है, पुराने राइटर, एंशिएंट राइटर से कहीं ना कहीं से उन्होंने उठाई। तो फिर मुझे वो इमिटेशन का वर्ड जो है ना बड़ा अच्छा लगता है कि प्लेटो ठीक करता है, कहता है एवरीथिंग इज अ कॉपी ऑफ कॉपी। आप उसे पॉलिश करके दिखा लेते हैं, बेसिकली किसी ना किसी के वो आइडियाज होते हैं। He also included contemporary way to defend poetry through the religions and philosophy। ठीक है, उसने क्या कहा कि जो पोएट्री टीच करती है, डिलाइट देती है, इंस्ट्रक्शन कर देती है, तो उस वक्त लोग प्योरिटन जो थे वो बड़े डोमिनेट थे,
तो उसने कहा कि वो भी खुश हो जाएंगे जब मैं पोइट्री की तारीफ करूंगा कि भाई पोइट्री टीच करती है, डिलाइट देती है, इंस्ट्रक्शन देती है, विजुअल वे से भी टीच कर देती है और आपको मूवी दिखा के भी टीच कर देते हैं। ये तो ये नहीं है कि आप वैसे ही प्योरिटन, आप वैसे ही गॉड को याद करें, भैया मूवी के जरिए भी लेसन हासिल कर सकते हैं। ये उसने प्योरिटन को कायल करने के लिए ऐसे लिखा। Plato wrote his series of the texts entitled Republic. क्या उसने लिखा कि theory of forms and ideas उसने दिया, mimetic, the deceitfulness उसको कहा poetry is a waste of time, should be banned from the ideal republic, मेरी ideal republic से banned होना चाहिए, mimetic है, कॉपी का वर्क है, deceit धोखा है, poetry waste of time है, बैन होनी चाहिए। ये प्लेटो ने कहा था। ये इसके ऊपर असाइनमेंट के नजर आ रहा है आपको। अरिस्टोटल ने उसको क्या कहा? अरिस्टोटल ने कहा जी मानता हूं कि कॉपी की कॉपी है, मिमेटिक थ्योरी है, ट्रू इमिटेशंस ऑफ व्हाट इज द रियलिटी, और उसके बाद नेचर, ट्रेजेडी, ये सारी उसने वन बाय वन एक्सप्लेन कर दी थी। कॉपी तो है लेकिन क्या करती है ये? कॉपी का मतलब ये नहीं है कि व्हाट इज एंड व्हाट वाज, रादर इट शोज यू व्हाट शुड बी, व्हाट आइडियल रियलिटी इज, व्हाट आइडियल सिचुएशन इज। पोएट जो है बना के आपको सिचुएशन दे देता है कि भाई ये आइडियल सिचुएशन है, कॉज और इफेक्ट को इस्तेमाल करता है, उसके अंदर लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी और नेसेसिटी को इस्तेमाल करते हुए जो जिसका बनता है हिस्सा उसको वैसे दे देता है। ये पोइट्री के अंदर, लिटरेचर के अंदर गुंजाइश है। हॉरेस जो है ये भी एक क्रिटिक है और इसने आर्स पोएटिका लिखा है और ये भी इसको भी उसने फॉलो किया है। हॉरेस के वर्क से भी उसने कुछ चीजें ली। उसके बाद ये एडिशनल आर्गुमेंट्स है, पोएट्री इज, यानी वैसे ये आप उसके अंदर शामिल कर लीजिएगा अपने वर्क के अंदर कि पोएट्री जो है वो एडिशनल आर्गुमेंट्स, पोएट्री इज एन एजुकेटर, टीच करती है। द आइडियल एम ऑफ पोएट्री, मोरालिटी इंट्रोड्यूस बाय पोएट्री, मोरालिटी भी पोएट्री के जरिए आती है। पोएटिक कल्चर्स, क्रिश्चियनिटी, मोनार्च ऑफ एजुकेशन एंड फिलॉसफी, स्पीकिंग फिगर, पिक्चर्स ऑफ द पोएट्री। यानी ये सारी चीजें किसके अंदर है? स्पीकिंग पिक्चर। जो आपके सामने मूवी चल रही है वो स्पीकिंग पिक्चर बोल रही है। तो मोनार्च ऑफ एजुकेशन के सारे एजुकेशन के टॉप पे है पोएट्री। अब फिर वो वन बाय वन कहता है हिस्ट्री, फिलोसफी, साइंस और एस्ट्रोनॉमी और उसके बाद ज्योमेट्री। ये सारे नॉलेज जो हैं एक स्पेसिफिक फील्ड के हैं, लेकिन आपको कोई मोरालिटी, मिसाल के तौर पर आप फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो फिजिक्स में कोई मोरालिटी तो नहीं है, आपको लॉ आ जाएंगे फिजिक्स पे। बायोलॉजी पढ़ रहे हैं तो बायोलॉजी के मतलब आपको आ जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं तो वो आपको कोई प्रोपोर्शन बता देगा कि दुनिया का क्या है, ये लैंड का क्या है, प्रोपोर्शन बता देगा। या आप एस्ट्रोनॉमी पढ़ लें तो आपको एस्ट्रोनॉमी के बारे में नॉलेज आ जाएगा, बट देयर इज नो मोरालिटी एट ऑल। बट व्हेन यू लर्न पोएट्री, it will tell you morality as well, it will tell you lesson as well, it will teach you through instruction and delight। आपको डिलाइट भी मिलेगी और इंस्ट्रक्शन भी साथ मिल जाएगी। आप एजुकेशन भी गेन कर लोगे, साथ आप उसको एंटरटेनमेंट भी इसको, और पोएट्री को हम ये भी कह सकते हैं एज एजुकेटर है। तो वो ये सारी चीजें शामिल क्यों कर रहा था? Because there were Puritans and Puritans were very extreme in their belief. They do not like stage directors, theaters, and the poets and the people they were writing like that, drama, poetry, and they say that drama is the worst kind of evil. तो ड्रामे को तो वो कहते थे ये सबसे बुरी चीज है, इसलिए वो उनको खुश करने के लिए उसने बेसिकली इस तरह से लिखा ताकि वो भी खुश हो जाएं और ओवरऑल जो है एक मैसेज भी पहुंच जाए। तो ये तो हमने डिस्कस किया। इसको अब जरा इससे देख लें, सुपीरियरिटी ऑफ पोइट्री। आप जरा बुक निकालें, 131 पेज पर आ जाएं। इसमें कुछ नाम्स हैं, मुश्किल हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। इसका जो फर्स्ट पेज है, क्वेश्चन आया हुआ है, ऑफ ऑल द साइंसेस आवर पोएट्स एंड द मोनार्च, यानी जितनी भी साइंसेस हैं, जितना भी नॉलेज है, उसमें सबसे जो टॉप पे चीज है वो क्या है? वो पोएट है, पोएट्री। ये क्वेश्चन आता है, बड़ा मशहूर है। हाउ डज सिडनी डिफेंड दिस क्लेम? ये क्लेम कि पोएट्री जो है सारे साइंस से ऊपर खड़ी है, और पोएट्री इसको डिफेंस इसका कैसे देता है? इसके लिए तो साबित करना पड़ेगा ना अब हमें कि भाई पोएट्री जो है वो फिलॉसफी से बड़ी है, वो हिस्ट्री से बड़ी है। उसके लिए एक सीमस हीनी का वर्क है, नाम है उसका, क्या नाम है उसका, टॉलर्ड मैन। टॉलर्ड मैन जो है वो आपने पढ़ना है, उसको जरूर आप देखिएगा।
उसमें बताया गया कि किस तरह से, अब देखिए हिस्ट्री के बारे में वर्ल्ड वार 1 और वर्ल्ड वार 2, फिलिप लार्कन को पढ़ें तो उसने वर्ल्ड वार 2 के बारे में उसने लिखा है, वर्ल्ड वार 1 के बारे में लिखा है, ठीक है। वो आपको बताता है कि किस तरह जंग हुई थी। अब वो एक उसने अपनी नज्म पोएम के अंदर बता दिया है। तो इसका मतलब है कि हिस्ट्री का नॉलेज भी आपने फिर रेफरेंस दे दे के बताना कि भाई इस तरह देखें फिलिप लार्कन ने आपको ये पोएम लिखी है और उस पोएम में उसने बता दिया कि भाई इस तरह जंग हुई थी। वो सारी जो हमें वर्ल्ड वार 1 है या वर्ल्ड वार 2 है उसकी पूरी स्टोरी जो है उसके अंदर मिल जाती है, लोगों की क्या पोजीशन थी। तो ये हिस्ट्री का भी बता देती है। चलें जी, टोलनमैन की जो है पोएम आप वो उसका रेफरेंस दे दें कि कैसे वो एक रेफरेंस जो है वो हिस्ट्री का, जैसे आयरलैंड की जो जंग है उसके बारे में भी उसने लिखा है, ठीक है, हिस्ट्री का बता देता है। अब रही बात फिलॉसफी की, तो फिलॉसफी से इसलिए अजीम है कि फिलॉसफी कोई खास आपको कोई लेसन नहीं देती कि भाई ऐसा कोई आइडियल नहीं आपको बताती कि ये भाई चीज़ ठीक है, ये गुड है, और इस तरह पूरी एक मूवी दिखा के तो नहीं वो बता सकती। वो आपको खास चीज़ तो बता देगी, लेकिन ऐसे मूवी बता के दिखा के एक आइडियल ट्रुथ नहीं बता सकेगी। तो इसलिए वो कहता है वो इससे भी बड़ा। फिर साइंस, ये सारी चीज़ों को हमें कंपेयर करना पड़ेगा इस असाइनमेंट के। Sydney has devoted plenty of space. अजान सुन लें।